सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अधलघुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? यानी कि जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया था? तो एरन बर्ग ने 1829 में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। अब यहाँ पर देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 42, दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो जीवाणु और विषाणु। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता है दमत्री इवानोवस्की। ये इवानोवस्की आप जरूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोपटेरिक्स है। कौन है? आर्कियोपटेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, योग्यतम की उत्तर जीविता, यानी कि जो योग्य है वही जीवित रहेगा। और इनका कहना क्या था? डार्विन का दोस्तों इनका कहना था कि जो योग्य रहेगा, यानी कि जब धीरे धीरे जमीन के पत्ते खत्म होने लगे या जो घास फूस थे, तो ऐसे जिराफ जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी थी, तो वो ऊपर के पत्तों को, ऊपर के जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों को खाने लगे। और इस तरीके से जिनकी गर्दनें लंबी होती गई वो जीवित रहते गए। तो यहाँ पर योग्यतम की उत्तर जीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदि मानव के बीच एप मानव है। ठीक है, एप मानव। क्वेश्चन नंबर 48 है, पॉलीथीन कैसे बनता है? तो एथिलीन C2H4 को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनता है। तो इस तरीके से एथिलीन होता है दोस्तों। इसको बहुत उच्च ताप पर जब हम इसका बहुलीकरण करते हैं तब जाकर के पॉलीथीन बनती है, जो आप देखते हो पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो लाह। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 51 है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। तो नायलॉन, पॉलीवाइनल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 52 है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल में बेकेलाइट है, मेलामाइन है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो डीजल है, पेट्रोल है, खाना पकाने की जो गैस होती है एलपीजी गैस, ये सब क्या है? आधुनिक ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब क्या है? मिसाइलें ही तो हैं। ये सब मिसाइलों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और या फिर फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गलनांक किसे कहते हैं? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव के रूप में बदलती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहन फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, यानी कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है ये दलहनी फसलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? तो वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला, यहाँ पर स्थिरीकरण होगा दोस्तों, स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है।
यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये दलहनी फसलों में पाया जाता है, जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 है, समजात अंग कैसे होते हैं या समजात अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ देखने में समान हो या उत्पत्ति में समान हो लेकिन इनके काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मनुष्य का हाथ काम करने के काम आता है, घोड़े का की अगली टांग चलने के काम आती है, चमगादड़ का पंख उड़ने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, समरूप अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेशक पटल और वर्मी फार्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, विषाणु वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? डीएनए अथवा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 65 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी बताइए। तो वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि बेंजीन। अब क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र बताइए और एग्जाम्पल दीजिए। तो एल्केन कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, जैसे कि मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, ये सब एल्केन के अंतर्गत आएंगे। अब एल्कीन में क्या होता है, इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं उनके मध्य डबल बॉन्ड होता है, यानी कि द्विबंध होता है, जैसे कि एथिलीन C2H2। अभी आपको मैंने इसको लिख करके भी दिखाया था कि जिस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होता है और यहाँ ऊपर नीचे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ये हो गया एथिलीन का फॉर्मूला, ठीक है। C2H4, यहाँ पर H4 रहेगा दोस्तों, तो C2H4 एथिलीन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो डबल बॉन्ड हो गया। अब एल्काइन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होता है, जैसे कि एसिटिलीन, तो त्रिबंध होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध हो गया, तो इधर से हाइड्रोजन एक आ जाएगा, इधर से आ जाएगा और ये कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, तो C2H2 इस तरीके से। तो ये एथिलीन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, मेथेन, एथेन, एथिलीन एवं एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो देखिए, मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4 ऑलरेडी आप देख चुके हो और एसिटिलीन भी यहाँ पर मैंने बना दिया है। और अगर हम मेथेन की बात करें तो इस तरीके से बहुत आसान है, कार्बन से चारों हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं, CH4 मेथेन। क्वेश्चन नंबर 68 है, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। तो पेरीपेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्णाभ पर्व किसे कहते हैं? तो यह पर्णाभ स्तंभ का छोटा सा रूप होता है, इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं, जैसे शतावरी एवं एस्पेरेगस। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं दोस्तों, जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताइए। जलीय पौधों में जैसे कि जलकुंभी हुआ, कमल हुआ, इनकी पत्तियों की विशेषताएं बतानी है। तो जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमी पदार्थ की परत होती है, जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं, सिंघाड़े में पर्णवृंत फूला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो जो जलीय पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं, क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं। जड़ें रेशेदार होती हैं, जैसे कि जलकुंभी की जड़ अगर आप देखोगे तो बहुत रेशेदार होती है। सिंघाड़ा, ये सब तो आपने देखा ही होगा। मूल रोम अनुपस्थित या कम विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछलियों में गलफड़ा अंग होता है श्वसन के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं और कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, बैकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बैकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं,
तो प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का सूत्र बताना। तो प्रोड्यूसर गैस दोस्तों CO प्लस N2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन, और वाटर गैस CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस है, CO प्लस H2 वाटर गैस है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हीरा के दो उपयोग बताइए, या हीरे के दो उपयोग। तो कांच को काटने में हीरे का उपयोग होता है और आभूषण बनाने में, यानी कि जो ज्वेलरी होती है वो बनाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मरूदभिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये कांटों में, जितने भी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी हुआ, इस तरीके से ये सब आप देखोगे तो इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणुओं से होने वाले रोगों में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये यहाँ पर सही से इसको बनाया नहीं गया है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, साइट्रस कैंकर या सिट्रस कैंकर रोग जो है ये नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक है, जो कि जीवाणु जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो जीवाणु है जैंथोमोनास सिट्री, इसके कारण साइट्रस कैंकर नामक रोग होता है। साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न हो जाता है नींबू में, किसके कारण, इस जीवाणु के कारण, जैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। इसका नाम तो आप सभी लोगों को पता ही है, कौन है, लैक्टोबैसिलस है, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है, इस जीवाणु का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 81 है, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, नाइट्रोसोनोमास, नाइट्रोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस, ये सब लाभदायक जीवाणु हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो सूक्ष्म जैविकी, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जैविकी के पिता हैं। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, विषाणुओं वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो पोलियो है, एड्स है, डेंगू है, ज्वर है, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गला सौंध, खसरा, ट्रैकामा, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये सब क्या हैं, ये सब विषाणुओं से, वायरस से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई यल एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में कौन सा संबंध होता है। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्वीय केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो गुरुत्व केंद्र यानी कि G होता है वो ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई जो L होती है वो घट जाती है, और जो आवर्तकाल T होता है वो भी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अब क्वेश्चन नंबर 89 में पूछ रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं। तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी ध्वनि तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो ध्वनि, जो हम बोलते हैं वर्ड्स, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग का अच्छा एग्जाम्पल है, या अनुदैर्ध्य तरंग का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होता है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अभी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 92 है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज ये हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है,
20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि ये हमारे कान नहीं सुन सकते। लेकिन 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, इसे श्रव्य तरंग यानी कि सुने जाने वाली तरंग, जिसको हम सुन सकते हैं, वो होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बताइए। तो पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती है उसको हम सुन ही नहीं सकते हमारे कान, तो ये पराश्रव्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे आसपास के वातावरण से धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो जीवों के विलुप्तीकरण का सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा पेड़ पौधों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतना लगाए नहीं जा रहे हैं। तो वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में सबसे पहले गिद्ध आते हैं। गिद्ध अब देखिए आप बहुत कम दिखाई देते हैं। सर्पगंधा, ये सब ऐसे जीव हैं जो आपको बहुत रेयरली दिखाई देते हैं या चिड़ियाघर में जाकर के ही आप देख पाते हो इनको। क्वेश्चन नंबर 95 है कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? तो कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन होता है, जिसमें हम मुर्गी फार्म बनाते हैं, मुर्गियों का पालन करते हैं, फिर उनके अंडों को बेचते हैं। ठीक है, तरीके से व्यवसाय होता है ये। तो ये मुर्गियों का, तो इसे हम कुक्कुट पालन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया आज। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग अगर चाहते हो कि आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं, सारे विषयों के आपको राजन पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाए, सारे विषयों की मास्टर क्लास, तो ये सब आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिलेगा। और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की जो प्रक्रिया होगी ऐप को डाउनलोड करने के बाद, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए हर एक विषय की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों के 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो आप देख सकते हो। सारे विषयों के आपको राजन और पवन सीरीज की पूरी सोल्यूशन मैं पहले भी करा चुकी हूँ और फिर वापस भी करा रही हूँ। तो आप सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो लगा डालिए, प्लस राजन सीरीज और पवन सीरीज जो पुरानी सीरीज है उसको भी आप पढ़ डालिए, वही सारे क्वेश्चंस नई सीरीज में भी हैं। तो ये सब आप करोगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। और लगातार मैं वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ आपके लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी दोस्तों। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा अब तक, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा कि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ही ऐसा चैनल है जो आपके लिए रोज वीडियोस बनाता है और रेगुलर वीडियोस लेकर के आता रहता है। तो चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।